माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज हम लोग 69th जो हमारा बीपीएससी का मेंस होने वाला है, तो 69th बीपीएससी मेंस का जो करंट अफेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्वेशन को लेके आए दिन न्यूज़पेपर्स आप उठा कर देख लें, पिछले 2-3 महीना तो छोड़ो, पिछले 1-1.5 साल का भी न्यूज़पेपर आप देखोगे तो आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड इशूज कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट से आपको मिल ही जाएंगे। 2019 से ही ये मामला शुरू हुआ था, जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया। आपको पता होगा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं उनको दिया गया 10% रिजर्वेशन, है ना। उसके बाद आप देखेंगे एक पूरा झड़ी सा लग गया। हरियाणा गवर्नमेंट ने लोकल्स को 75% रिजर्वेशन दे दिया प्राइवेट जॉब्स में। फिर गुजरात में भी कुछ इसी तरीका का कानून बना, एमपी में कुछ इसी तरीका का कानून बना। 2023 के अंदर बिहार में भी रिजर्वेशन का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया और रिजर्वेशन का जो कोटा है उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया। 2022 में ही आपको याद होगा, 2022 या 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेके। तो मतलब रिजर्वेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हम इस टॉपिक को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, खास करके 69 बीपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसमें क्या खामियां हैं, इसके क्या क्यों ज़रूरी है रिजर्वेशन, क्यों रिजर्वेशन को रेशनलाइज करने की जरूरत, सब कुछ पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारा रिजर्वेशन, सबसे पहली बात तो रिजर्वेशन चीज़ क्या है। देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा सिस्टम है, एफर्मेटिव एक्शन का एक सिस्टम है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या, एफर्मेटिव एक्शन बोलिए या फिर आप इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ होता है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसमें होता क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हमारे सोसाइटी के अंदर, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हमारा जो सोसाइटी है आपको पता है कास्ट के बेसिस पर डिवाइडेड है ना। तो जो जो लोग कास्ट के लोअर रंग में है ना, जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आते हैं, उनके साथ हिस्टोरिकली जो है डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है। आपको पता है उनके साथ अनटचेबिलिटी हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको हीन भावना से देखा जा रहा है। और दूसरी बात कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है आज के मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स जो हमारे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो हमारा लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, आप कहीं भी देखें तो ये जो तबका है जो लोअर रंग ऑफ सोसाइटी में आता है, जो कास्ट हायरार्की में नीचे आता है, उनका रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, हर जगह आपको इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इनके पॉपुलेशन के हिसाब से ना के बराबर देखने को आपको मिलता है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आगे लाने की, और ऐसे लोगों को आगे लाने का एक जरिया है रिजर्वेशन। ठीक है, ताकि जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिले इन अकॉर्डेंस टू देयर पॉपुलेशन, है ना। और जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता आ रहा है वो ख़त्म किया जाए। ठीक है, ये होता है फॉर्मेटिव एक्शन का मतलब, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब। ठीक है, रिजर्वेशन उसका एक जरिया है ना। चलिए, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इंडिया में, वो उसका स्टार्ट जेनेसिस अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है। 1919 क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि मद्रास के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो नॉन ब्राह्मण्स थे, मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको, उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया था, है ना। और उसके बाद 1932 में जो मोस्ट फेमस कम्युनल अवार्ड है रैमसे मैकडोनाल्ड का, रैमसे मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था ब्रिटेन का। तो इसका जो कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, जिसका विरोध किया था आपको पता है महात्मा गांधी ने, और फिर पूना पैक्ट हुआ। तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने जो कम्युनल अवार्ड जारी किया था उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स को रिजर्वेशन दिया गया था इंपीरियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सीट्स को रिजर्व किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा मसला था।
तो ये पूरा आपका जीनेसिस है, जिसमें आपको दो चीज़ का याद रखना है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक कम्युनल अवार्ड। शुरुआत में आपको बताना है रिजर्वेशन क्या चीज़ है, तो एफर्मेटिव एक्शन है या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, है ना। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ कंट्री के अंदर, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 335 में रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट और या जो टेरिटरीज़ है इंडिया का जहाँ पर गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोटा फिक्स किया गया, सीट्स का कोटा फिक्स किया गया, ताकि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको आगे लाया जा सके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में या जॉब्स में या फिर स्कॉलरशिप में। ठीक है, रिजर्वेशन अभी जो है वो चार ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, चार ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है। पहला आपका शेड्यूल्ड कास्ट है, दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब है, ओबीसी है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन में। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका रिजर्वेशन क्या है और इसका हिस्टोरिकल प्रोविज़न क्या था, अभी कितने ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है, ये पूरा मसला आपको मैंने बता दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है कि ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था 1950 में, जब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन का पॉलिसी को रखा गया था। 1987 में जो मंडल कमीशन रिपोर्ट आया था, मंडल कमीशन रिपोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, है ना। और तब से जो है ओबीसी को भी रिजर्वेशन कैटेगरी के रिजर्वेशन के अंदर लाया गया, 27% रिजर्वेशन दिया गया था। वीपी सिंह गवर्नमेंट जो बना था उसके अंदर मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, और मंडल कमीशन रिपोर्ट में कहा गया था कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज को 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और वीपी सिंह गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। 2019 के अंदर भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक नया कैटेगरी बना, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उसको भी रिजर्वेशन दिया गया। ठीक, तो अभी आपको बता दिया गया किस तरीक़ा से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ SC ST, बाद में फिर मंडल कमीशन लागू हुआ, और फिर 2019 में EWS रिजर्वेशन लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है रिजर्वेशन को लेके, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15(4), ये आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट हैज़ द राइट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजंस, ये आपको इस बात का गांठ बांध लो, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, SEBC के एडवांसमेंट के लिए स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकती है कानून बना के। ठीक है, ये बताया गया है आर्टिकल 15(4) में। ठीक है, आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15(5) पहले देख लेते हैं। आर्टिकल 15(5) कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स प्रोविजंस क्रिएटेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स प्रोविजंस क्रिएटेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेज इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जो है कुछ सीट्स को SC ST और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्व किया जाने का प्रावधान यहाँ पर करता है। ठीक है, आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, स्टेट हैज़ द राइट टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल कास्ट इन गवर्नमेंट जॉब्स। मैंने क्या कहा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, आप कहीं भी देख लें तो ये जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है जिसके साथ हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, उनका आप रिप्रेजेंटेशन बहुत कम देखने को आपको मिलता है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी यही हाल है। तो इसी गवर्नमेंट जॉब्स में उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए स्टेट्स के पास पावर है, उनके पास राइट है कि वो कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाएं जिनके तहत उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये पूरा मसला। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 इसमें क्या कहता है, स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC एंड STs। आर्टिकल 330 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन की बात कही गई है, और आर्टिकल 332 में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिजर्वेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो ये तो हुआ लेजिस्लेचर के अंदर किस तरीक़ा से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। आर्टिकल 330 पार्लियामेंट में रिजर्वेशन का बात करता है, आर्टिकल 332 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC और STs के रिजर्वेशन की बात करता है, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। याद रखिएगा, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन।
आर्टिकल 335 क्या कहता है? कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो स्पेशल मीजर्स ले सकती है ताकि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों का एडवांसमेंट हो सके। और ये मीजर्स क्या हो सकते हैं? स्पेशल मीजर्स में क्या क्या आ सकते हैं? रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विसेज और पोस्ट्स में, ठीक है, एक तो ये आपका हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकती है? और स्पेशल प्रोविजंस क्या हो सकते हैं? तो और हो सकते हैं आपका रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स में आप रिलैक्सेशन दे दो, चाहे वो जॉब्स की बात करें या फिर एडमिशन की बात करें, दोनों में आप क्वालिफाइंग मार्क्स कम कर दीजिए, है ना। स्टैंडर्ड्स ऑफ इवाल्युएशन को आप कम कर दीजिए। जैसे कि अगर आपने क्राइटेरिया, अगर मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए 60% रखा है, तो आप जो रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 50% कर दो, 55% कर दो। तो आप क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड ऑफ इवाल्युएशन आप कम कर दीजिए। लॉज दैट रिड्यूस द रिक्वायरमेंट और रिलैक्स क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को रिलैक्स करने की बात इन दोनों में कही गई है। करंट सिचुएशन ऑफ रिजर्वेशन इंडिया में क्या है? अच्छा, ये दोनों स्लाइड को थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं फट से, ठीक है। ये क्या कहता है? पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को आपको याद रखना है। क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस? एकदम फटाक से आपको लिख लेना। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 16(5), आर्टिकल 16(4) है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 330 SC/ST के लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन। आर्टिकल 332 SC/ST के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 335 क्या कहता है? 335 कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कुछ स्पेशल मेजर्स ले सके ताकि SC और ST का एडवांसमेंट हो सके। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को एकदम रट्टा मार लो भाई, ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रहे, है ना, एग्जाम में बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेशल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर हमने बात कर ली। अभी करंट सिचुएशन क्या है उस पर भी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन इज गिवन टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब्स। तो अभी रिजर्वेशन कहाँ कहाँ हो रहा है आपका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर प्रमोशन होता है तो उसमें भी रिजर्वेशन होता है। अच्छा, ये सेंट्रल लेवल पर जो रिजर्वेशन का जो है जो आपका वो है उसको देख लेते हैं। 15% रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट को सेंट्रल लेवल पर। शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% दिया जाता है। ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%, पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 4%। ये सेंट्रल रिजर्वेशन है, सेंटर का जो रिजर्वेशन है उसका। स्टेट का अपना अपना सबका सिस्टम है, आपको पता है तमिलनाडु में 69% है, बिहार गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 75% कर दिया है, महाराष्ट्र में लगभग 52% है, मराठा रिजर्वेशन के बाद ये भी 65% हो गया था। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? इनिशियली द रिजर्वेशन वाज बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस बट आफ्टर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं गलती से 104th वहाँ पर बोल दिया था, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके आपका ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात कही गई थी। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन जो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। टोटल रिजर्वेशन जैसे महाराष्ट्र में 52% है, तमिलनाडु में 69% है, बिहार गवर्नमेंट ने बढ़ा के 75% कर दिया, तो हर स्टेट में अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है भाई साहब, इसको सवाल ये उठता है अब कि क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक मिनट आप रुक जाइए इसको। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा ये चल रहा है कि क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू होना चाहिए। क्या 70 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हो गए, इनफैक्ट 75 ईयर्स हो गए, तो क्या अभी भी रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो इसमें देखिए दोनों आर्ग्यूमेंट्स है। एक आर्ग्यूमेंट आपका कहेगा यस इट शुड कंटिन्यू, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कहेगा नो इट शुड नॉट कंटिन्यू। हम दोनों पर बात करेंगे, दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे, है ना। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए रिजर्वेशन को लेके, आखिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं कि रिजर्वेशन को कंटिन्यू रहना चाहिए, तो आखिर क्यों कंटिन्यू रहना चाहिए, सबसे पहले उन पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहली बात क्या कि लोअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजर्व्ड कम्युनिटीज़, जो हमारा रिजर्व्ड कम्युनिटी है, जो एससीज है, जो एसटीज है, जो ओबीसीज है, इनका रिप्रेजेंटेशन अभी भी आप चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, चाहे वो आप राज्यसभा के अंदर, सॉरी आप देखिए एजुकेशन मिनिस्टर का एक वक्तव्य है राज्यसभा के अंदर, उन्होंने एक डेटा प्रेजेंट किया था जिसमें कहा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में सिर्फ 2.1% कैंडिडेट जो पीएचडी प्रोग्राम्स में इनरोल हुए थे, सिर्फ 2 पॉइंट उनमें से ये जो डेटा है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, जिसमें कहा गया है कि ओनली 2.1% ऑफ कैंडिडेट्स इनरोल्ड इन पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर फ्रॉम एसटी कैटेगरी। शेड्यूल्ड कास्ट से सिर्फ 9% पीपुल लोग थे, और ओबीसी कैटेगरीज के 8% थे। ये 2016 से 2020 के बीच में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईएससी बेंगलुरु है आपका, जो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर इनरोलमेंट हुआ है 2016 से लेके 20 के बीच में, उसका डेटा है। ठीक है। जिसमें 2.1% शेड्यूल्ड ट्राइब से आते थे लोग, शेड्यूल्ड कास्ट से 9% और ओबीसी से मात्र 8%। ठीक है। तो ये आपका दिख रहा है मतलब यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल दिया गया कि देखिए कितना कम रिप्रेजेंटेशन है इन लोगों का, है ना। उसके अलावा कहा गया कि ज़्यादातर जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे आईआईटीज़ हैं, ज़्यादातर आईआईटीज़ में इनफैक्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कम्युनिटी से आपको एक भी सिंगल प्रोफेसर भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्टिल लैक इक्वल अपॉर्चुनिटी अभी भी इन लोगों के पास नहीं है ना। इक्वल अपॉर्चुनिटी अभी भी इन लोगों के पास नहीं है। किन लोगों के पास? जो रिजर्व्ड कैटेगरी के पीपुल हैं, इनके पास अभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है विस विस अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो प्रिविलेज्ड क्लास है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, उनके विस उनके कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के पास उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है जितना प्रिविलेज्ड क्लास को शुरू से मौका मिलते आ रहा है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के प्रति एक गवर्नमेंट का एक ड्यूटी बन जाता है कि ऐसे लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो डिस्क्रिमिनेटेड लोग हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है। तीसरा, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी जारी है मेरे भाई, अभी भी जारी है। क्योंकि रिजर्वेशन का रियल पर्पस क्या था? रिजर्वेशन का रियल पर्पस ही था कि हम रिजर्वेशन को ला के जो एज, जो जवानों से, जो सालों से, बरसों से चलता आ रहा है कास्ट प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, उसको ख़त्म कर सकें। ठीक है। लेकिन इतना साल हो गया, 75 साल इंडिपेंडेंस के हो गए, फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी रूरल एरियाज में खास करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल ही रहे हैं, है ना। तीसरी बात, चौथा पॉइंट क्या है, क्यों रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए? क्योंकि रिजर्वेशन के कारण एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है। जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, जो अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, सोशल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए ताकि जो कंपटीशन हो इक्वल हो, है ना। इसलिए जो है रिजर्वेशन देना बहुत ज़रूरी है ना। ये कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, आप याद रखिएगा। ठीक है। ताकि जो प्रिविलेज्ड है और जो अनप्रिविलेज्ड है उनको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिले, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक है। एजुकेशन में, स्किल्स में, इकोनॉमिक मोबिलिटी में उनको मदद मिले। उसके बाद जो छठा पॉइंट है, रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रिजर्व्ड कम्युनिटी। देखिए जो रिजर्व्ड कम्युनिटी है ना, उसको हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन एलपीजी जब आया, आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1990 का जो फर्स्ट, जो शुरुआत में 1991 में हमारा जो मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने जब एलपीजी लॉन्च किया ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से विथड्रॉ करने लगी, है ना। गवर्नमेंट का जो काम है वो मोर ऑफ ए फैसिलिटेटर है, ना कि एक बहुत बड़ा अपना ही एक कंपनी जो चलाती थी गवर्नमेंट, वहाँ से विड्रॉ कर रही है। तो काफ़ी सारे पीएसयूज में जो सीट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी जो है रिजर्व कम्युनिटीज़ के लिए भी कम है ऑफ कोर्स, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स कम है। तो ऐसे में क्या है कि जो रिजर्वेशन जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिम टू बी ए टूल टू कम्पीट विद जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, लेकिन अब क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया और प्राइवेट सेक्टर में तो वो है नहीं। तो ऐसे में वो कैसे कैसे वो फल फूल पाएंगे, कैसे वो एलपीजी का फ़ायदा उठा पाएंगे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो इसका फ्लिप साइड है, क्यों रिजर्वेशन अब बंद हो जाना चाहिए, जो रिजर्वेशन का नौटंकी है क्यों इसको बंद कर देना चाहिए, इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या अपने पास। पहली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउजिंग अ रेस टू बैकवर्डनेस। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड कहलाने में खुश हो रहे हैं, है ना। आपको बहुत बार न्यूज़ मिलेगा ऐसा पढ़ने को कि जो काफ़ी संपन्न लोग हैं, जो काफ़ी संपन्न घराने से आते हैं, है ना, जिनका बैकवर्डनेस है ही नहीं जिनके पास, वो भी ओबीसी
कैटेगरी में ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर उन्होंने जॉब में अप्लाई कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनको ये ओबीसी कहलाने में फक्र महसूस हो रहा है ना। तो एक एक रेस लग गया है। इनफैक्ट जो काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड क्लास है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज्ड कास्ट ग्रुप है, जैसे आपका एग्जांपल दें, पाटीदार गुजरात में, मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में, ये ऐसे कास्ट ग्रुप हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, है ना, काफ़ी प्रोस्पेरस कास्ट ग्रुप है ये। लेकिन ये भी ओबीसी के अंदर आना चाह रही है ना, इनको भी रिजर्वेशन पाना है, तो ये भी ओबीसी अब कहलाना चाह रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि एक रेस हो रहा है कि मैं भी बैकवर्ड, मैं भी बैकवर्ड। तो ये बड़ा ही अजीब सिचुएशन है ना। इसके कारण क्या होगा कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है, वो कहीं ना कहीं जरूर स्टेग्नेशन की तरफ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, जस्टिस रविंद्रन साहब क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। जस्टिस रविंद्रन कहते हैं इन अशोक ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कहते हैं कि व्हेन मोर पीपल एस्पायर फॉर बैकवर्डनेस rather than a forwardness, the country itself stagnates। कहते हैं कि जब ज़्यादातर लोग बैकवर्डनेस की ओर जा रहे हैं जबकि उनको फॉरवर्डनेस की ओर जाना चाहिए था, तो कंट्री क्या है, अपने आप ही स्टैग्नेट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो सही में डिसप्रिविलेज्ड हैं, जो सही में डिस्क्रिमिनेटेड हैं, जो सही में जिनके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो प्रोस्पेरस ग्रुप, जो प्रोस्पेरस कास्ट ग्रुप्स हैं, वो भी बैकवर्ड कहलाने के लिए उतारू हो गए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा जिनको सही में चाहिए, मिलना चाहिए, है ना। तो ये कहा गया है, इस स्टेटमेंट को आप जरूर याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, बिकमिंग रिडंडेंट। रिडंडेंट हो रहा है ये एकदम बिल्कुल क्या बोलें, दकियानूसी टाइप का ये सिस्टम है ना। इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है ना, वो एक रिडंडेंट हो गया मॉडर्न एज में। क्योंकि आप देखिए, जो इकोनॉमिक टर्म्स में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, अब तो चलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आ गया है, लेकिन 2019 से पहले आप सोचिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं जब था, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो गरीब तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली गरीब हैं, हालांकि सोशल स्टेटस उनका ठीक ठाक है, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस उनका काफ़ी ख़राब है। तो उनको तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में सिर्फ आपको एस्क्रिप्शन बेस्ड रिजर्वेशन है ये। अगर आप जन्म से इस कास्ट के हैं तभी आपको रिजर्वेशन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर आप समाज में आगे हैं, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस ठीक है, लेकिन इकोनॉमी का स्टेटस बहुत ख़राब है, फिर भी आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये रिजर्वेशन, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ना, इसका बहुत ही एक, ये कह लें कि बहुत ही बड़ा ये इसका वो है, ठीक है, निगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग कास्टिज्म। कास्टिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है भाई। रिजर्वेशन सिस्टम से सोसाइटी में डिवीजन आ रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना। और ये आपका एक कह लीजिए कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। कास्ट के नाम पर, कास्ट मोबिलाइजेशन करने के लिए पॉलिटिक्स हो रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती रिजर्वेशन दिया जा रहा है, रिजर्वेशन बढ़ा दिया जा रहा है ना, ज़बरदस्ती लोगों को, जबकि उनका डिमांड भी नहीं है, फिर भी उनको मोबिलाइज करने के लिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लोगों को रिजर्वेशन ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। इवर वाइडनिंग कोटास लगातार बढ़ते जा रहे हैं भाई, रुकने का ये नाम ही नहीं ले रहा। आप देखिए ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंदिरा साहनी जजमेंट में 50% का लिमिट लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको पता है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, 13%, 12% रिजर्वेशन दिया गया। तमिलनाडु में ऑलरेडी 69% रिजर्वेशन है, बिहार में 75% रिजर्वेशन हो चुका है। तो मतलब हर जगह ना ये कोटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट सेंट्रल लेवल पर भी पहले 50% था, अब बढ़ के 60% हो गया ईडब्ल्यूएस के बाद। तो ये कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है भाई। तो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एक, कहीं तो मतलब स्टॉप होना चाहिए ना मसला को, कहीं तो आप ब्रेक लगाओ, लेकिन ये तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इसका इशू है। दूसरा, लॉस ऑफ ओरिजिनल पर्पस ऑफ ओरिजिनल पर्पस रिजर्वेशन का क्या था? ओरिजिनल पर्पस ये था कि जो सर्टेन कम्युनिटीज़ के खिलाफ प्रिजुडिस चल रहा है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस हो रहा है, उसको बंद किया जाए। उनका उनका जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, या लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। लेकिन ये तो रिजर्वेशन जो सिस्टम है ना, इसका पॉलिटिसाइजेशन होने के कारण जो इसका ओरिजिनल पर्पस है वो कहीं ना कहीं डिफीट होता नज़र आ रहा है। लोग बस रिजर्वेशन चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पॉलिटिकल गेन हो सके, पॉलिटिकल पार्टी बस उसका क्या बोलें, उसको राजनीतिक रोटी सेकने में लगी हुई रिजर्वेशन के नाम पर। सिक्स्थ पॉइंट कहता है, रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन एक इनेबलिंग प्रोविज़न है,
रिजर्वेशन क्या है? इनेबलिंग प्रोविजन। हमने क्या देखा है? आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), है ना। उसके अलावा आर्टिकल 330, 332 और 335 अभी अभी हमने देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन। ये जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 15 से लेकर 16 के बीच में, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो जरूर आते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्या है? ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ताकि स्टेट जो है वो एक अफर्मेटिव एक्शन ले सके सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को के एडवांसमेंट के लिए, ठीक है। ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है लोगों का, यही कहा गया है। कहा गया है क्या? दे आर इनेबलिंग प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इफ सर्कमस्टांसेस सो वारंट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेवंथ है, ये इनफिशिएंट सिस्टम बन चुका है भाई, इनफिशिएंट। अब जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, है ना। जस्टिस रोहिणी कमीशन जब बनाया गया था, तो रोहिणी कमीशन का एक जो आप, अगर आप ध्यान से उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। कहा गया है कि 97% ऑफ सेंट्रल ओबीसी कोटा बेनिफिट्स गो जस्ट टू 25% ऑफ इट्स कास्ट। ओबीसी एक इतना बड़ा आपने कैटेगरी बना दिया, और इसमें इस कैटेगरी में 2700 2600 के लगभग कास्ट है, और इसमें बस इतना छोटा सा जो ग्रुप है ना, ये लगभग सारा फायदा उठा ले जा रहा है, और इतना बड़ा जो कैटेगरी है ओबीसी का, वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। 97% आप देख रहे हो, 97%। ये देखिए आपका 2600 कास्ट है, इसमें इतना जो है ना 25% जो है वो 97%। 97% का मतलब क्या हुआ, आपको बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कि इतना जॉब्स निकले थे, उसमें से इतना जॉब जो है ना, इतना जॉब ये वाले लोग लेके चले गए, और ये जो हैं, ये जो पॉइंट वाले जो लोग हैं, ये बस इतना में रह गए, ठीक है। तो ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है, इनफिशिएंट सिस्टम बन गया भाई। 983 ओबीसी कम्युनिटी जो 37% के लगभग है, उनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जॉब्स में, बिल्कुल। 37% ओबीसी कास्ट ऐसे हैं जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन के नाम पर जो ये चल रहा है पूरा, काफ़ी इनफिशिएंट सिस्टम है ना। इसको बदलने का जरूर 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 जवाब, रेशनलाइजेशन का, है ना, वो ज़रूरत तो है भाई। ओपनिंग पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स क्या है? पेंडोरा बॉक्स मतलब पाप का घड़ा खुल गया भाई, पाप का घड़ा खुल गया। ये एक ऐसा बक्सा है जिसमें इविल्स है, जिसमें बुराइयां छुपी है, और एक बार ये बक्सा खुल गया तो ये बुराइयां हर जगह फैल जाएगी, और फिर आप जब तक बक्से को बंद करोगे, बुराइयां फैल चुकी होंगी। ये पेंडोरा बॉक्स होता है। पेंडोरा बॉक्स खुल गया भाई, रिजर्वेशन आपने दे दिया किसी और को, फिर और भी लोग रिजर्वेशन मांगने लगेंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन दो, फिर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दो, फिर हर किसी को रिजर्वेशन चाहिए। तो ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया भाई, ये बहुत बड़ा राजनीति पॉलिटिकल इशू बन चुका है। अच्छा, उसके अलावा भी अब बोलते हैं कि जो हमारा क्वालिटी है ना एजुकेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ तो होता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आप 90, मान लो कि कोई 90 मार्क्स ला रहा है बच्चा 100 में से, उसको आप नहीं ले रहे हो, और कोई बच्चा अगर 70 मार्क्स ला रहा है, उसको आप ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे के साथ अन्याय तो हो रहा है भाई। आप मानो या ना मानो, ये अन्याय तो है। 70 और ये इससे क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ तो कर रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है, ब्रेन ड्रेन। ये जो बच्चा 90 मार्क्स लाया था, ये थोड़ी अब इंडिया में रुकेगा भाई। इसको तो अब रिजर्वेशन से चिढ़ हो गया, तो ये अब रुकेगा नहीं, ये कहीं और चला जाएगा। तो इसका जो ब्रेन है वो कहीं और ड्रेन हो गया, कहीं और जाके ये सर्विस देगा, नासा में, इसरो में ये काम ही नहीं करेगा। ये नासा चला जाएगा भाई सीधे, है ना। यूएस चला जाएगा, जापान चला जाएगा, इसको जहाँ मौका मिलेगा वहाँ चला जाएगा, इंडिया में नहीं रहेगा भाई ये। तो ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन का इशू है रिजर्वेशन से। रिसेंटमेंट एंड डिवीजन, सोशल डिवीजन हो रहा है, इकोनॉमिक डिवीजन हो रहा है सोसाइटी के अंदर, कास्ट मोबिलाइजेशन हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है कास्ट के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर। तो ये बहुत बड़ा इनफिशिएंसी और करप्शन की तो बात हमने कर ही ली। लैक ऑफ टारगेटिंग, आपने अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन का जो हमने बात किया था कि रेशनलाइजेशन करना जरूरी है, जो सही में जो मोस्ट डिसएडवांटेज्ड है उसको नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी को आप यूनिफॉर्म कास्ट ग्रुप नहीं कर सकते। कुछ कास्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट हैं, और कुछ कास्ट ग्रुप इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मतलब डिसप्रिविलेज्ड हैं। अभी भी इनका सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, और सबको आप एक ही कॉमन कैटेगरी में कैसे आपने रख दिया। तो सब कैटेगराइजेशन ओबीसी का होना चाहिए, ताकि सही टारगेटिंग हो सके, है ना।
स्टिग्मा और स्टीरियोटाइपिंग, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके खिलाफ अभी भी स्टिग्मेटाइजेशन होता है, स्टीरियोटाइपिंग होता है रिजर्व कैटेगरी के लोगों के द्वारा, है ना। आपको ये याद होगा आईआईटी में रोहित वेमुला केस वगैरह जो है, ये सब क्या है, इसमें एससी कैटेगरी से, शेड्यूल ट्राइब के कैटेगरी से लोग, जो बच्चे एडमिशन जिनका हो जाता है उनका मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू तो है रिजर्वेशन का, जो स्टिग्मेटाइजेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस सोशल डेवलपमेंट का जो डिबेट है, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, वो सोशल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, और इससे कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको पता है इंडिया में ऑक्सफैम रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि 1% लोग जो हैं वो 22% वेल्थ है इंडिया में, उनके पास 1% के लोग के पास जो है 22% वेल्थ है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो बढ़ता ही जा रहा है भाई, और आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, है ना। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिक तो मतलब इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चा, शॉर्ट टर्म गेन के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो है सोसाइटी को डिवाइड करने में लगा हुआ है ना। उसके बाद आप कुछ सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट अगर याद रखें तो इसमें सबसे ज़्यादा, अगर आप कुछ याद रखना है आप सब भूल जाओ, अगर इंदिरा साहनी जजमेंट आपको याद नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। 1992 में इन्होंने, क्या हुआ था इंदिरा साहनी जजमेंट में, ओबीसी कोटा 27% जो रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था, जो मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू किया गया था वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी जजमेंट में क्या कहती है, इंदिरा साहनी जजमेंट में कहती है कि नहीं, रिजर्वेशन तो ठीक है ओबीसी के लिए, क्योंकि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न तो है, लेकिन ये जो है ना ये रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में ही ये 50% सीलिंग को ब्रीच होना चाहिए, अदरवाइज रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा सीट्स पर नहीं होने चाहिए, अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा इसमें कहा गया है कि आप एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर बाय वे ऑफ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ एवरी अदर बैकवर्ड क्लास इनटू क्रीमी, मतलब हर कैटेगरी जो आपका बनाया गया है, जैसे ओबीसी कैटेगरी है तो उसमें आप हॉरिजेंटल डिवीजन कीजिए, जिसमें क्रीमी लेयर होगा और नॉन क्रीमी लेयर होगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर जिसका इनकम कम है, क्रीमी लेयर जिसका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है। क्रीमी लेयर को आप नहीं दीजिए रिजर्वेशन, नॉन क्रीमी लेयर को दीजिए, ठीक है। तो ये क्रीमी नॉन क्रीमी वाला कॉन्सेप्ट इंदिरा साहनी में आया था। एम नागराज 2006 का केस, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी कास्ट को रिजर्वेशन देते हैं तो आपको पहले क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करके बताना होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कम है, आपको डेटा देना पड़ेगा, है ना, ताकि उनका बैकवर्डनेस प्रूफ हो सके और उनका इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रूफ किया जा सके। उसके अलावा बोला कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में जो क्रीमी लेयर है उसको रिजर्वेशन से हटा देना चाहिए, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर क्या है, क्रीमी लेयर में आते हैं। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई, ये करंट से जुड़ा हुआ मसला है। इसमें कहा गया था, इसमें क्या हुआ था, दिस टास्क वाज टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एससीज एंड एसटीज सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ एसटीज विच में नॉट रिक्वायर एनी फर्दर। तो इसमें क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन का बात किया गया था, ठीक है। अब इसमें कहा गया इट वॉज ऑल्सो कंटेनेड दैट द रिक्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर फुल, इसमें कहा गया कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में क्रीमी लेयर का रिकॉग्निशन करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है आप क्रीमी लेयर को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में आप नहीं लाइए रिजर्वेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि एससीज और एसटीज को बैकवर्ड प्रूफ करने के लिए आपको कोई भी क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आपको प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है कि एससी और एसटी जो है बैकवर्ड है, ठीक है। ये लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में, नागराज केस का जो जजमेंट था उसको थोड़ा सा इसको उलट किया था। और ये सबसे नया वाला 2021 का जजमेंट है, डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर। इसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के अंदर जो रिजर्वेशन क्या मराठा कम्युनिटी को दिया गया है, कितना रिजर्वेशन दिया गया था, 13% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में और 12% रिजर्वेशन दिया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, ज़्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें क्या हो रहा है कि जो 50% सीलिंग इंदिरा साहनी जजमेंट ने जो फिक्स किया था उसको ब्लैटेंटली मिसयूज किया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन वाला जो इंदिरा साहनी जजमेंट है
उसको फिर से लागू करने की बात कही और कही कि ये जो आपने रिजर्वेशन दिया है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मराठा रिजर्वेशन को इन्होंने नल एंड वॉइड एक तरह से डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अब क्या आगे क्या, हमने तो आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट पढ़ लिया, अब आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट भी हमने पढ़ लिया। अब आगे का रास्ता क्या, तो आगे ये कि रिजर्वेशन तो देखो होना चाहिए भाई, ये तो ज़रूरी है, लेकिन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी आप लीजिए ना। ऐसा नहीं कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उसमें जिसको फ़ायदा नहीं भी होना चाहिए उसको भी हो रहा है, तो आप एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाइए, है ना, डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव आपका इंफॉर्मेशन, आपका पॉलिसी होना चाहिए, ताकि जो स्पेसिफिक ग्रुप का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके। ये नहीं कि आप पूरा एक यूनिफ़ॉर्म ओबीसी बना दिया और इसमें एक ही कैटेगरी जो है कुछ लोग यही ज़्यादा फ़ायदा उठाते रह जाएँ। इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ हम नए इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स में चलती है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी कुछ इस तरीक़ा का इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, ये क्या करती है इंस्टीट्यूट्स का, इन इंस्टीट्यूट्स का काम क्या है, इन इंस्टीट्यूट्स का ये काम है कि ये डेप्रीवेशन इंडेक्स बनाती है और उसके हिसाब से जो है डेप्रीवेशन इंडेक्स बनाती है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या एम्प्लॉयमेंट में। तो वो आप इंडिया में भी लागू कर सकते हैं। आप डिप्रीवेशन इंडेक्स बनाइए या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस निकालिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सा कास्ट का क्या जो है इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसके अनुसार से आप फैसला लीजिए किसको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये भी है कि उसके अलावा आप रेशनलाइजेशन ऑफ कोटा की बात कर सकते हैं, जो ओबीसी को आप जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसकी आप रिकमेंडेशन की बात कर सकते हैं। जस्टिस रोहिणी कमीशन का एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि भाई आप रिजर्वेशन को 10, 9 और 10, 9 और 19 हो गया, 19 और 8 कितना हो गया, 25, 19 और 27 हो गया। तो ये कुछ इस तरीक़ा से इन्होंने कहा था कि 10, 9 और 7, 9, 7, 16, 10, 26 और ये 2% या 3% इस तरीक़ा से कुछ उन्होंने सब कैटेगराइज करने के लिए कहा था कि आप 10 दीजिए, 9 दीजिए, 6 दीजिए और 2% दीजिए। इस तरीक़ा से आप ओबीसी के अंदर जो 27% कोटा है ना, उसको कुछ इस तरीक़ा से आप कीजिए। ठीक है, 10, 9, 6 और 2 में। ठीक है, जिसमें आप एक कैटेगरी को लिख दीजिए ओबीसी 1, ओबीसी 2, इस तरीक़ा से आप डिवाइड कर दीजिए, और फिर जो सबसे डिप्राइव्ड है उसको 10% रिजर्वेशन दीजिए, फिर 9%, फिर 6%, और जो प्रोस्पेरस है ओबीसी के अंदर उसको आप 2% रिजर्वेशन दीजिए। तो रेशनलाइजेशन इसी को कहते हैं भाई। ठीक है, तो इससे आप जो है रिजर्वेशन को ज़्यादा इफिशिएंट बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ और भी बात किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी। हमारा जो अपॉर्चुनिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको रीबूट करने की बात कही गई है। हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी है, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, ये सब हमको बढ़ाने की ज़रूरत है भाई। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करना होगा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना होगा, है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बढ़ा दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयबल भी तो बढ़ाइए। एम्प्लॉयबल भी बना दिया, स्किल दे दिया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा तो उनका स्किल का क्या होगा, अचार डालेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी सरकार को करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जॉब्स भाई नहीं मिल सकते, गवर्नमेंट जॉब सभी को, है ना। तो इसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करनी ही होगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट हम कैसे डेवलप करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, कैसे जो है जो हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाया जाए, है ना, वो सब बात हम करेंगे। उसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट की बात कही गई। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब क्या, कि हर जो इंडिविजुअल है ना उनको फेयरली और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है हम ट्रीट करें, ताकि इक्वलिटी को बढ़ाया जा सके, है ना। उनके बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड के आधार पर या उनका पेरेंट्स के स्टेटस के आधार पर उनके साथ अब जो है कम से कम 21st सेंचुरी में तो डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। कंपटीशन अनबायस्ड होना चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड दो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ, स्किल, एबिलिटी, एफर्ट सबका जो है उसको इंश्योर करो। ठीक है, इम्पार्शियली जस्ट आउटकम्स, हम डेटा के आधार पर, क्वान्टिफिएबल डेटा के आधार पर ना पॉलिसी बनाना चाहिए, ना कि जो हमारा एस्क्रिप्शन बेस्ड, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चल रहा है उसको ही चलाना चाहिए, है ना। तो ये सब सारी जो बातें हम ये वे फॉरवर्ड में ज़रूर से ज़रूर लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। हमको रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है भाई, 1.4
3 या 4 8 करोड़ हमारा पॉपुलेशन हो चुका है, हमारे रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है। तो ऐसे में हम ज़रूर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल वैसे नहीं कर सकते हम। जैसे आधार इनेबल्ड हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो वो सब्सिडीज़ के लिए, तो ये इसमें क्या है कि डुप्लीकेशन काफ़ी कम गया। आपको याद होगा 93,000 करोड़ रुपया इंडिया में बचाया गया इसके कारण, ठीक है, ये हमारा मोबाइल जैम ट्रिनिटी के कारण, जिसमें डुप्लीकेशन होता था, जो सही लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। तो ये जो लीकेज होता था 93,000 करोड़ का हर साल, इसको बचाया गया इस जैम ट्रिनिटी। तो इस तरीक़ा से हम टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके किसी तरीक़ा से रिसोर्स को जुडिशियसली यूज कर सकते हैं, है ना, ताकि सही लोगों तक हमारा बेनिफिट पहुंच सके। कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि देयर इज अ नीड टू रिवाइज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया सो दैट द बेनिफिट कैन रीच द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास। ठीक है, उसके अलावा एक सेंटेंस आपको जरूर गांधी जी वाला आपको डाल देना है, और वो गांधी जी का क्या था, सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट ऑफ ऑल कैसे होगा भाई, अंत्योदय से होगा, वेलफेयर ऑफ द वीक। सबका डेवलपमेंट आप कैसे कर पाएंगे जब तक आप अंत्योदय, जो जो लास्ट सोसाइटी का जो सबसे निचला तबका है, उसको अगर आप ऊपर नहीं लाएंगे तो कैसे हमारा सोसाइटी जो है वो बराबर हो पाएगा, है ना। तो ये जरूरी है कि सर्वोदय तभी होगा जब अंत्योदय का कंसेप्ट हम फुलफिल करें। ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कार्ड समथिंग ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है कास्ट का भाई, तो इसको बंद करना होगा ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप डाल सकते हैं कंक्लूजन में। सर्वोदय अंत्योदय का कॉन्सेप्ट गांधी जी का डाल सकते हैं आप। उसके अलावा आप डाल सकते हैं कि किस तरीक़ा से हमको रेशनलाइजेशन करने का ज़रूरत है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी को रिवाइज करने का ज़रूरत है, जुडिशियली यूज करने का ज़रूरत है ना, डीबीटी का आप ट्रांसफ़र करके हमने कैसे 93,000 करोड़ रुपया बचा लिया। तो ये इन सब जो चीज़ें हैं आपको याद रखना है। तो ये पूरा रिजर्वेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये डिस्कशन, लेकिन अब इसको बंद करते हैं। अगले टॉपिक पर जाने से पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना है, और भाई वीडियो को लाइक तो करना ही करना है भाई, इसको तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, अगला वीडियो तक आप इंतज़ार करें, तब तक मिलते हैं। वीडियो को ज़रूर आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बीपीएससी के लिए हम काम करते रहेंगे भाई। चलिए बाय।